आखिरकार क्यों अयोध्या से भाजपा को करना पड़ा हार का सामना। नमस्कार। लगातार पूरे देश में और हर जगह पे अब राजनीति चुनाव होने के बाद देखने को यह मिल रहा है कि अयोध्या की चर्चाएं बरकरार है। सभी चैनलों पे बात करें, सोशल मीडिया पे बात करें तो अयोध्या की चर्चा अब आम हो गई है कि किस तरह से यहाँ अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, क्योंकि जो राजनीति थी वो अयोध्या के बेस पे देखी जा रही थी और पूरे देश में राम नाम की राजनीति हो रही थी, राम मंदिर की राजनीति हो रही थी। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पे सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष करुणाकर दुबे जी हैं और वहीं पे हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार समीर शाही, जो कि लगातार इन पूरी फील्ड में रहे और चुनाव को भी देखते रहे, हर नज़र मद्देनज़र देखा और हर उस पल पल को समझते रहे कि कहाँ से कमियां थी और किस तरह से यहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि राम मंदिर बना, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, विकास हुआ, हर तरफ सारी चीज़ें लोगों ने देखी और बाहर की जनताओं ने भी आके यहाँ पे इसका दर्शन किया, पूजन किया और इस बात को कहते रहे कि इस बार फिर मोदी सरकार। फिर अचानक अयोध्या वासियों के मन में ऐसा क्या था कि उन्होंने अपनी भड़ास इस तरह से निकाली? प्रत्याशियों का चयन, यहाँ प्रत्याशी का चयन सबसे बड़ी बात रही। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, उनको पूछा ही नहीं गया। तीसरी बात इसमें यह है कि प्रशासन को ही हाथ पैर सब कुछ बना लिया गया था, जैसे प्रशासन इनको चुनाव जिता देगा। दूसरी चीज़, सवर्णों की, मध्यम वर्ग की खूब उपेक्षा की गई। जो भी योजनाएं इनकी चली हैं वो सारी योजनाएं निम्न वर्ग को लेकर ही चलाई गई, मध्यम वर्ग को लेकर कोई योजना नहीं चलाई गई। दूसरी चीज़, प्रत्याशी लल्लू सिंह ने खुद संविधान बदलने की बात यहाँ कही, वो खूब वायरल हुई। संविधान बदलना क्यों है ये बात उन्होंने नहीं बताई कि सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सीए लागू करना, इसलिए संविधान में संशोधन होना है, इस बात को उनको बताना था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। खाली यही कहा कि संविधान बदलना है। इस बात को लेकर जो एससी वर्ग है और ओबीसी वर्ग है वो सीधे साइकिल पे चला गया। कहीं ना कहीं लोगों का जो कहना है कि नाराजगी जो थी वो खासकर यहाँ पे लल्लू सिंह से भी थी, या यूँ कहें कैंडिडेट को लेके भी सभी, क्योंकि भाजपा के अंतर्गत जो कलह थी, कहे कि विधायकों ने सपोर्ट इनका नहीं किया या अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इनका विरोध किया। हाँ, कार्यकर्ताओं ने एकदम विरोध किया, क्योंकि उनकी पूंछ कहीं थी ही नहीं, कोई किसी के पास गया ही नहीं। पन्ना प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और क्या कहते हैं गांव प्रमुख, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी और न कोई नेता उनके पास गया। और रही बात लल्लू सिंह की, तो उनकी जगह पे अगर किसी भी प्रत्याशी को लड़ाया गया होता तो भाजपा हारती नहीं, और भाजपा हारी भी नहीं, प्रत्याशी यहाँ हारा है। बिल्कुल, आप सभी समझते हैं, लेकिन भाजपा हारी यहाँ पे और अवधेश प्रसाद वहीं बयान देते हुए नजर आए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लड़ते चुनाव तो वो उनको भी हार का सामना करना पड़ता। ऐसा क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो इस तरीके से कहते हैं तो ये बात बिल्कुल असत्य मानी जानी चाहिए, चूँकि ये संभव नहीं है। नहीं, बात करिए, जैसे कि सभी लोग ने ये भी कहा कि अब अहम हो गया था या उनको अब जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो, तो अब कहीं ना कहीं वही ओवर कॉन्फिडेंस अवधेश प्रसाद में देखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, चूँकि उन्होंने एक बीजेपी का जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था अयोध्या, जिसके आधार पर, जिस अयोध्या के बेस पर बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, मतलब आप सोचिए, अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक की सरकार सिर्फ राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे पर बनी। तो स्वाभाविक था कि अगर उन्होंने इस तरीके काम किया और अयोध्या के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, अयोध्या के नाम पर उन्होंने सत्ता हासिल की, तो वो स्वाभाविक था कि उनको गर्व होना था, भाई घमंड होगा, अहंकार होगा। और उनको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में इस तरीके के हालात का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चूक जो हुई वो प्रत्याशी के चयन में हुई। प्रत्याशी, जैसे लोगों का कहना था कि अगर लल्लू सिंह की बजाय कोई अन्य प्रत्याशी कोई भी होता, वो नरेंद्र मोदी की बात मैं नहीं करता, मैं किसी और एमपी एमएलए की बात नहीं करता, कोई भी हो, लोगों को तो ये भी कहना था कि अगर कोई सामान्य प्रत्याशी होता तो वो भी चुनाव इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जीत सकता। भाजपा हमेशा चुनाव से पहले, या यूँ कहें कि चुनाव की तैयारी वो हमेशा करती रहती है, चाहे चुनाव के पहले हो चाहे चुनाव के बाद भी वो चुनाव के रणनीति तैयार करती रहती है, ऐसा माना जाता है। वहीं पे उनके जो इंटेलिजेंस कहिए या कहिए उनके जो एनालिसिस टीम है वो लगातार आईटी की टीम उनकी हर जगह एनालिसिस करती है। तो इस बार एनालिसिस टीम फेल क्यों? कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। सबसे बड़ा कारण था
था कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, सरकारी मशीनरी का भरोसा। मतलब इन जो सरकार थी, जो बीजेपी मतलब जो संगठन था, संगठन के आधार पर जो संगठन के लोग थे, संगठन के लोगों को इग्नोर किया गया और सरकारी मशीनरी ज़्यादा भरोसा किया गया। कार्यकर्ताओं को उतनी उनको जो उनका स्थान था, जो उनकी ज़रूरतें थी, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और मेन चीज़ थी आम जनता का आक्रोश। सबसे बड़ा कारण था कि जो सांसद थे हमारे, उन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं। लोग उनके यहाँ जाते थे, लोग कहते थे भाई आपने हमको नहीं, मोदी को वोट दिया। ये 2019 की बात है। 2019 में कई बार कह चुके थे। इस बार मोदी का चेहरा नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। लोगों ने कहा कि अगर मोदी लड़ते तो हम वोट देते, चूंकि वो लल्लू सिंह लड़ रहे हैं हम उनको वोट क्यों दे, नहीं तो फिर हम उसी समस्या का सामना करेंगे। वो फिर कहेंगे कि आपने हमको वोट तोड़ो दिया था, तो भाई हम उनको वोट क्यों दें। जो आदमी हम वोट देंगे वो आदमी मानेगा नहीं, तो हमें उसको क्यों वोट देना। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से लगभग 34 सांसदों की लिस्ट थी जो कि दी गई थी केंद्र सरकार को, और कहा गया था वहाँ बीजेपी के संगठन को कि इनके टिकट काटे जाएं। लेकिन वहाँ से इस चीज़ का निर्णय हुआ कि उन सभी को टिकट रिवाइज कर दिया गया और परिणाम ये रहा कि उसमें से 27 से 28 सांसद अपनी अपनी सीटें हार गए। इसमें सबसे बड़ा कारण था इनकी क्या कहते हैं इंटेलिजेंस टीम थी, उसने एकदम सही रिपोर्ट की थी, लेकिन अहम नेताओं ने अपने अहम में इन प्रत्याशियों को, या कह लीजिए, और इनका हारने का सबसे बड़ा कारण संघ की उपेक्षा भी है। जो आरएसएस जो इनकी मदर बॉडी है, उसको इन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। इस बार कहीं भी संघ के कार्यकर्ता किसी भी प्रचार प्रसार में दिखे नहीं, क्योंकि इनको पूरा विश्वास था, और विश्वास क्या, अति विश्वास कह लीजिए कि हम अपने बल पे जीत, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, अति विश्वास कि उसके बल पे हम जीत लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा ये रहा कि इनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। और मंडल में, यही नहीं पूरे मंडल में कहिए, अयोध्या के सीट तो छोड़िए, अयोध्या के आसपास की सीट ये पूरी हार चुके हैं। लेकिन अब क्या लगता है कि 2027 को अगर बात करें, 2027 का चुनाव आ रहा है, और 2027 में क्या रणनीति इनको चाहिए कि अब क्या इनको अपने आप को रिपेयर करने की जरूरत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद फिर आगे निकल जाए? अखिलेश यादव आगे निकल जाए ये मैं नहीं मानता कि अखिलेश यादव आगे निकल जाएंगे इनसे, लेकिन इनको अपनी कमियों पर विराम लगाना होगा और कमियों पर सुधार करना होगा, कार्यकर्ताओं को महत्व देना होगा, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। और प्रदेश में सरकार इनकी चल रही है, बढ़िया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जातिवाद इस समय हावी है, और जातिवाद का ही कारण था कि यहाँ से, अयोध्या से ये सीट हार गई। जातीय समीकरण कहीं ना कहीं उसका काम किया। अखिलेश के जो एनालिसिस था वो अवधेश प्रसाद को टिकट देना कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू से इस तरीके का आरोप लगते रहे, सरकार पे आरोप लगते रहे कि जातिवाद किया जा रहा है, एक खास वर्ग को विशेष महत्व दिया जाता है, दूसरे वर्ग को इग्नोर किया जाता है। तो अगर इस तरीके से इग्नोरेंस होगी तो स्वाभाविक रूप से परिणाम इसी तरीके का आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अयोध्या के साथ जो अयोध्या की मूलभूत समस्याएं थी उसको इग्नोर किया गया। मतलब अधिकारी कर्मचारियों ने जनता की बात नहीं सुना और जनप्रतिनिधियों ने उनका साथ नहीं दिया। जनप्रतिनिधि यहाँ तक कहते थे कि भाई ये सरकार का काम है, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या अब योगी सरकार उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो इन्होंने उपेक्षा की और इस तरह से परिणाम का सामना करना पड़ा? अभी आज बैठक हो रही, आज सारे अधिकारियों को बुलाया गया, डीएम कप्तान को बुलाया गया, सबके साथ बैठक हुई, और बैठक में ये मुख्यमंत्री ने साफ संदेश भी दे दिया है कि अगर जिन लोगों ने इस तरीके खामियां की हैं, जिनकी वजह से इस तरह की समस्याएं क्रिएट हुई हैं, उनके सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो आपने जैसा देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चर्चा है वो केवल अयोध्या की सीट पे हो रही है, क्योंकि सीटें तो कई भाजपा हारी, क्योंकि जिस तरह से वो नारा दे रहे थे 80 में 80 सीट यूपी में उनकी है, लेकिन रिजल्ट ये आया कि वो 40 सीट भी अपनी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनकी खामियां उनको अब भुगतनी पड़ रही हैं, और अगर यही आलम रहा तो 2027 में फिर बुरी हार का भी सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।